वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का आज अपना सेकेंड क्लास है। आज अपने लोग सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि कुछ रिसीट्स का वाउचिंग कैसे करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में जब एंड किए थे पिछले वाले वीडियो में, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस या फिर पेमेंट्स का वाउचिंग कैसे करते हैं। बेसिकली वाउचिंग जो है वो रिसीट एंड पेमेंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंस का ही किया जाता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस का ही वाउचिंग होता है, पर इनकम एंड एक्सपेंस में जो पेमेंट्स होता है उस पेमेंट का भी वाउचिंग होगा, उस पेमेंट का भी वाउचिंग किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं वाउचिंग ऑफ वेरियस रिसीट्स। अपने सिलेबस में 4 है, एक कैश सेल्स है, एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है और एक सेल्स ऑफ फिक्स एसेट है। इन 4 पॉइंट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाउचिंग ऑफ वेरियस रिसीट्स। पिछले क्लास में एक्सपेंस एंड पेमेंट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले रिसीट्स के रिगार्डिंग। रिसीट्स मतलब जो पैसा आता है, वो इनकम भी हो सकता है और कोई सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। पहले इनकम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कैश सेल्स। यदि हम लोग को वाउचिंग करना हो कैश सेल्स का तो वाउचिंग कैसे करेंगे? सिंपल सा बात है। सबसे पहले इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना। कैश सेल्स का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना जरूरी होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब कैश सेल्स को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, कैश सेल्स का जो जिस पॉइंट पर कैश सेल्स होता है और जिस पॉइंट पे उसका एंट्री होता है, उनके बीच में उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये बात हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। इसका मतलब कैश सेल्स के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब बिजनेस में कैश सेल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, पहले इसको एग्जामिन किया जाता है। सेकेंड, जैसे कैश सेल्स हुआ, यदि कैश में सेल्स हुआ है कैश में, तो उसका एंट्री आप कैश बुक में देख लेना। ठीक है, यदि चेक से यदि सेल हुआ है चेक के थ्रू सेल होने से भी कैश बुक एंट्री देखेंगे। मतलब कैश के थ्रू भी हो या चेक के थ्रू भी हो, दोनों केस में हम लोग कैश बुक में उसका एंट्री चेक कर लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कैश सेल्स होने के बाद कैश में सेल हुआ, अब उस पैसे को बैंक में जमा करना है। कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स यदि आप बैंक में जमा करते हैं, कैश सेल्स बैंक में जमा करते हैं, तो उसका एंट्री आप पासबुक में देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक सेल्स का कैश मेमो एंड इनवॉइस जो होता है, ठीक है, वो चेक कर लेना। कैश मेमो मतलब यदि आप गुड्स बेचे हैं तो आप तो कैश मेमो रिसीट दिए होंगे ना, उसको चेक कर लेना। या गुड्स का जो इनवॉइस है, ठीक है, उसको चेक कर लेना। डिस्काउंट का अमाउंट चेक कर लेना कि सभी में जो डिस्काउंट का अमाउंट है ठीक है कि नहीं, एंड जीएसटी का रेट ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं, रेट ऑफ जीएसटी ठीक से अप्लाई हुआ है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना पड़ेगा। इसका वेरी सिंपल, कैश सेल्स में कोई झमेला नहीं है। नगद में बेच रहे, झमेला क्या होगा? ठीक है, पैसा ले रहे, गुड्स बेच रहे, उसमें झमेला हो तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ कैश का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना। सबसे पहला बात, कैश का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना। सेकेंड, यदि कैश में बेचे हैं तो सारा कैश बुक का एंट्री देख लेना। यदि कैश बैंक में जमा हो चुका है तो पासबुक एंट्री देख लेना। कैश मेमो को चेक कर लेना। ठीक है, और डिस्काउंट एंड जीएसटी का रेट प्रॉपरली अप्लाई हुआ है कि नहीं, ये देख लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना, बिजनेस कंपनी अपना एक्स्ट्रा पैसा अलग अलग फंड में, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ से कंपनी को इंटरेस्ट आएगा या फिर डिविडेंड आएगा। उस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सबसे पहले कंपनी का इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर चेक कर लेना। इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर का मतलब कंपनी कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका एक लिस्ट होगा कंपनी के पास में। ठीक है, उस लिस्ट को चेक कर लेना। मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को चेक करना सबसे पहला काम। सेकेंड काम, उस रजिस्टर को देखकर इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेशन चेक कर लेना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, वो किया हुआ रहेगा। वो कंपनी का
जो अकाउंटेंट है वो ऑलरेडी करके रखा रहेगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट के डेट से, इंटरेस्ट के रेट से, ठीक है, उसको मिला कर देखना है कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। फिर ये देखना कि हर एक इंटरेस्ट का और ड्यू डेट क्या है, इंटरेस्ट मिलने का डेट क्या है और इंटरेस्ट मिलता है कब, माने ड्यू डेट क्या है और एक्चुअल डेट क्या है। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्चुअल डेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक कर लेना, दोनों में डिफरेंस यदि होता हो तो उसको नोटिस कर लेना, लिख के रख लेना, ठीक है। पीएल में एंट्री देख लेना, क्योंकि जो इंटरेस्ट है पीएल में ट्रांसफर होगा। यदि कंपनी डिविडेंड रिसीव करता है, डिविडेंड, तो उसमें AS13 का एप्लीकेशन चेक करना पड़ेगा। AS13 का एप्लीकेशन क्या है, डिविडेंड में प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो सकता है। खरीदने के पहले वाले पीरियड का डिविडेंड होगा तो उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका एंट्री होगा, और खरीदने के बाद वाले पीरियड का डिविडेंड होगा तो PL में एंट्री होगा। इसका मतलब AS13 का एप्लीकेशन डिविडेंड के केस में चेक किया जाता है, ठीक है। डिविडेंड के केस में AS13 अप्लाई हुआ है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। ये ऑडिटर देखेगा, ये देखने का काम ऑडिटर है, मतलब जो जूनियर स्टाफ है जो वाउचिंग के लिए गया है, ये उसके बस का बात नहीं, वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। ऑडिटर को बता देगा कि सर डिविडेंड का एंट्री मिला है, ऑडिटर आकर देख लेगा कि उसका कैलकुलेशन प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट यदि होता है, अक्रूड इंटरेस्ट तो हो सकता है ना, व्हेन इंटरेस्ट डेट एंड अकाउंट क्लोजिंग डेट डिफरेंट हो, आप लोग पढ़े हैं अकाउंट्स में, जब इंटरेस्ट डेट एंड अकाउंट क्लोजिंग डेट डिफरेंट होता है तो अक्रूड इंटरेस्ट निकल सकता है। अक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेक कर लेना। एंड टीडीएस सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, आप दिए नहीं है, ये मिला है आपको मिला होगा टीडीएस सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका टैक्स कटा है ना, तो टीडीएस सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, टीडीएस सर्टिफिकेट का ईयर देख लेना, नंबर देख लेना, उसी एसएससी का है या नहीं, ये चेक कर लेना, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, थर्ड हम लोग सीखने वाले हैं। डेटर्स से कलेक्शन यदि करते हैं तो उसको यदि हमको वाउचिंग करना हो, डेटर जो पैसा दिया उसको वाउचिंग करना है तो कैसे उसका वाउचिंग करेंगे। इसका वाउचिंग करने का सिंपल तरीका है, डेटर का कंफर्मेशन लेटर मांग लेना। डेटर्स का कंफर्मेशन लेटर, डेटर्स का कंफर्मेशन लेटर का मतलब जो डेटर्स आपको पैसा दिया होगा, ठीक है, उनसे ही पूछ लीजिए ना कि कितना पेमेंट वो किया है, वो आपको एक कंफर्मेशन लेटर दे देगा और वो खुद बता देगा कि अब उनका ड्यू कितना है, ये जरूर देखना है। इसका मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स देखते समय, इसका वाउचिंग करते समय सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जो इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, पहले उसको चेक करेंगे। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, उसको चेक किया जाएगा। मतलब डेटर्स से कलेक्शन करने का जो सिस्टम है वो चेक करना पड़ेगा। आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स को ट्रेस कर लेना, खोज लेना, जो इस साल का कलेक्शन फॉर्म, इस साल का क्रेडिट सेल्स हुआ है उसको देख लेना, ठीक है, जो सेल्स रिटर्न हुआ है उसको भी देख लेना। एंड उससे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेस ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस भी देखना पड़ेगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों देखना है, ठीक है। एंड कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, एंड डेटर्स से जो कंफर्मेशन मिला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डेटर्स अकाउंट है उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं डेबिट में, क्रेडिट से लिखे हैं डेबिट में, क्रेडिट में आप डिस्काउंट एंड सेल्स रिटर्न सब लिखे हैं, एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखे हैं। जो डिफरेंस फिगर होगा वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स उस अमाउंट से मैच करना चाहिए जो डेटर्स आपको कंफर्म करेगा। डेटर्स का कंफर्मेशन लेटर जो लिखा रहेगा उस अमाउंट से मैच करना चाहिए, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, यदि फिक्स एसेट आप बेचते हैं, फिक्स एसेट यदि आप बेचते हैं, ठीक है, यदि आपका फिक्स एसेट बिकता है तो फिक्स एसेट बेचते समय किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक एसेट था, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, जो भी बिका आपका, उसका एंट्री का वाउचिंग करते समय हमको क्या देखना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसके रिगार्डिंग जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब अब एसेट कौन बेचता है, कैसे बेचता है, कब बेचेगा, इसका एक सिस्टम होगा कंपनी के पास में, उस सिस्टम को स्टडी कर लेना। एसेट वही बेचेगा जिसको ऑथराइजेशन मिला होगा, ठीक है, कोई दूसरा स्टाफ या कोई दूसरा कंपनी का दूसरा कोई एम्प्लॉय उसको नहीं बेच सकता। जिसको कंपनी ऑथराइज किया होगा कि आप इस एसेट को बेचिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही एसेट को बेच सकता है। इसका मतलब बेचने का ऑथराइजेशन किसके पास में है ये चेक कर लेना। बिना ऑथराइजेशन का आप एसेट को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है।
यदि एसेट कभी किसी ब्रोकर के थ्रू बिका हो, एसेट जनरली बेचते हैं ना, लैंड बिल्डिंग प्लांट वैसे ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं। यदि ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं तो ब्रोकर के साथ जो बात हुआ है ना, जो करस्पॉन्डेंस हुआ है, उसका लेटर चेक कर लेना। यहाँ पर ओरल बात पर विश्वास मत करना, रिटेन ले होना चाहिए। मतलब ब्रोकर के साथ जो बात है वो रिटेन होना चाहिए। इसका मतलब रास्ता वाला ब्रोकर से बात मत करना, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है वही ये काम कर पाएगा। ठीक है। यदि आपको जो पैसा मिला, एसेट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना, इस पैसे को रिसीट कॉपी से मिला लेना। जो आपको पैसा मिला उसको रिसीट कॉपी से मिला लेना। ये देख लेना कि रीजनेबल प्राइस में गया कि नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अपना एसेट सस्ता में बिक गया, जो स्टाफ बेचा है बीच में पैसा खा के निकल गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब उस एसेट का रीजनेबलनेस उसका देख लेना कि वो उसका प्राइस रीजनेबल है या नहीं, मतलब प्रॉपर प्राइस में बिका है या नहीं, ये देख लेना। ठीक है, उसका एंट्री सेल का एंट्री चेक कर लेना। यदि सेल करते समय कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक कर लेना। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं वाउचिंग ऑफ वेरियस रिसीट्स। अपने सिलेबस में सिर्फ 4 है, एक सेल कैश सेल्स, एक अपना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी बहुत इजी है, उसमें आप थोड़ा भी पढ़ के जाइएगा तो आप लिख पाइएगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ तक ऑलमोस्ट वाउचिंग का काम हो चुका है। वाउचिंग का मीनिंग समझे, वेरिफिकेशन का मीनिंग समझे थे, दोनों का डिफरेंस समझ गए, किस किस आइटम्स का वाउचिंग हम लोग को पढ़ना है ये हम लोग एक्सप्लेन किए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग वेरिफिकेशन किसका करेंगे। वेरिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज बहुत सारा आइटम्स है, पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या पढ़ना है, हम पॉइंट नंबर 7 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। मतलब चैप्टर का नाम था वाउचिंग वेरिफिकेशन। अभी तक हम लोग पढ़े वाउचिंग, अब पढ़ेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मीनिंग में ही हम लोग समझे थे कि इसमें हम लोग ओनरशिप, एसेट के केस में एसेट का ओनरशिप देखते हैं, उसका वैल्यू देखते हैं एंड उसका पोजीशन देखते हैं। एंड लायबिलिटीज यदि है तो लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है या नहीं ये देखना है, एंड कंपनी के नाम में लायबिलिटीज है या नहीं ये देखना है आपको। इसका मतलब वेरिफिकेशन करते समय इन सब बात पे फोकस किया जाएगा। एंड जितना भी असेट्स एंड लायबिलिटीज होता है सभी का वेरिफिकेशन होता है, पर अपने सिलेबस में सभी तो है नहीं, जितना अपने सिलेबस में हम लोग सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट का यदि आपको वेरिफिकेशन करना पड़े तो आप कैसे करिएगा। मान लीजिए पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का मतलब कोई भी बिजनेस करने का पावर आपके पास यदि होता है, गवर्नमेंट यदि आपको पावर दिया है तो उसको बोलते हैं पेटेंट राइट्स। जैसे इंडिया के बाहर कोई प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दिया, इसका मतलब उस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का पेटेंट आपके पास में है। उसको आप खुद भी यूज कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट हमको पेटेंट दिया था 50 ईयर्स के लिए, 50 साल के लिए। ठीक है, कि 50 साल तक इसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिर्फ राजीव राय ही करेगा। हम 10 साल किए, उसका बचा हुआ 40 साल का लाइफ बचा हुआ है, हम किसी को बेच सकते हैं। हम जिसको बेचेंगे वो बाकी का 40 साल उसको यूज कर सकता है। जिसको हम बेचे 15 साल यूज किया वो भी किसी को बेच सकता है, लेकिन बचे हुए टाइम के लिए। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट। एंड ट्रेडमार्क मतलब आपका जो सिंबल है, आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो साइन है, आपका जो लोगो है, ठीक है, उसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपका वो ट्रेडमार्क कहलाएगा। एंड कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में होता है। जैसे आप गाना गाते हैं तो आपका कॉपीराइट रहेगा, जैसे आप ऑथर हैं तो आपका बुक के ऊपर आपका कॉपीराइट रहेगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पर दिमाग से काम हो उस केस में हम लोग कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हैं। यदि मान लीजिए किसी कंपनी के पास पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट है तो उसका वेरिफिकेशन करते समय किस बात पर ध्यान रखना होगा। सिर्फ आपको ये 4 बात पर ध्यान रखना है। सबसे पहला ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका ओनरशिप आपके पास है या नहीं। ठीक है, जैसे हम पहले बता दिए थे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट करते समय ओनरशिप, वैल्यू एंड पोजीशन 3 बात देखेंगे। तो देखना ओनरशिप आपके पास है कि नहीं। सेकंड ये देखना है आपको ये देखना है कि उसका उम्र बचा है कि नहीं, वो जिंदा है कि नहीं।
मतलब जैसे हम आपको बताएं एग्जाम्पल में भी कि गवर्नमेंट हमको 50 साल के लिए पावर दिया है किसी चीज़ को यूज़ करने का, या किसी चीज़ का पेटेंट्स मेरे पास 50 ईयर्स का है, हम 10 ईयर्स यूज़ किए तो हम किसी और को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ बचे हुए 40 साल के लिए। वो 15 साल यूज़ कर लिया, वो किसी और को दे सकता है बचे हुए 25 साल के लिए। जिसको दिया गया वो फिर 10 साल यूज़ किया, वो भी किसी और को दे सकता है पर बचे हुए 15 साल के लिए। इसका मतलब आपको ये देखना है कि आपके पास जो पेटेंट है उसका लाइफ खत्म हुआ है या नहीं, मतलब जिंदा है या नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका रेन्यूअल डेट क्या है, दोबारा से उसका रेन्यूअल कब हो सकता है, उसका फीस क्या लगेगा। ठीक है, एंड इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम लोग इसके ऊपर यूज़ करते हैं। ये इंटेंजिबल एसेट का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 है। ठीक है, AS 26 के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग धीरे धीरे PL के अगेंस्ट में राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग चेक करते हैं कि AS 26 अप्लाई हुआ है कि नहीं। मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट में 4 चीज़ देखना है। पहला, ओनरशिप आपके पास होना चाहिए। दूसरा, उसका उम्र कितना बचा हुआ है। तीसरा, यदि रेन्युअल होता है उसका तो रेन्युअल का डेट क्या है, उसका फीस क्या है, एंड AS 26 आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेकेंड आता है अपना, ये सेकेंड अपना आता है, उसका नाम है गुडविल। उसका नाम क्या है हम लोग का, सेकेंड का नाम है हम लोग का गुडविल। ये फर्स्ट हम लोग पढ़ें। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ें गुडविल। जानते हैं गुडविल का मतलब ये होता है कि यदि आप ना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आप अर्न करते हैं तो आपके बिजनेस में गुडविल है। ठीक है, गुडविल प्रॉफिट अर्निंग का सिग्नेचर है, प्रॉफिट अर्निंग का साइन है वो। ठीक है, इसका मतलब कोई बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, इसका मतलब उसका गुडविल ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसी बात को वेरीफाई करना कि आपका जो प्रॉफिट है आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है कि नहीं। आपका जो प्रॉफिट है और उस तरह के बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं कि नहीं। यदि उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं अर्न करते हैं तो फिर आपके पास जो गुडविल है, ठीक है, वो आपका बैडविल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गुडविल को आपको तुरंत राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल आपको प्रॉफिट इंजॉय करने नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जिस बैलेंस शीट में गुडविल है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करता है कि नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करता है तो ही गुडविल उसका बैलेंस शीट में हो सकता है, अदरवाइज बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखा सकता है। सेकेंड, गुडविल का परचेज का ऑथराइजेशन किसके पास है, या फिर गुडविल जो रेज करते हैं बुक्स में दिखाते हैं, इसका बोर्ड्स का ऑथराइजेशन है कि नहीं, बोर्ड उसको ऑथराइज किया है कि नहीं देखना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी केस में गुडविल कहाँ से आता है, इसमें हमेशा परचेज गुडविल होता है। परचेज गुडविल का मतलब किसी का बिजनेस जब खरीदेंगे तो बिजनेस के साथ उसका गुडविल भी खरीदेंगे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा। मान लो उसका बिजनेस का नेट एसेट है 100 लाख रुपीज़ का, पर हमको देना पड़ा 120 लाख रुपीज़, तो 20 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा दिए वो गुडविल के लिए हुआ। ठीक है, गुडविल के लिए हुआ। इसका मतलब इसके लिए आपको एग्जामिन करना पड़ेगा बोर्ड्स ऑथराइजेशन फॉर परचेज, मतलब बोर्ड्स ऑथराइजेशन, मतलब बोर्ड आपको ऑथराइज किया है कि नहीं गुडविल खरीदने के लिए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। एंड उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज करने के लिए भी बोर्ड्स का अथॉरिटी चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये तो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं हम लोग अपने गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, तो उसका मेथड में कंसिस्टेंसी चाहिए। गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड पता ही आपको, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। ठीक है, जो भी मेथड आप फॉलो करते हैं मेथड आपको ईयर टू ईयर फॉलो करना पड़ेगा। एवरी ईयर आपको सेम मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड एट लास्ट, ठीक है, उसका गैप प्रिंसिपल एंड AS 26 उसमें भी अप्लाई होगा, ये चेक करना पड़ेगा। 4 बात, इसमें भी 4 बात चाहिए। ये तो गुडविल से हम लोग से पूछता है गुडविल का वेरिफिकेशन, तो कैसे हम लोग वेरिफिकेशन देखेंगे उसका। सबसे पहले ये देखेंगे कि जिस बिजनेस में गुडविल है बैलेंस शीट में, जिस बिजनेस के बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है, पहले ये चेक करो ना कि वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करता है कि नहीं। उसका प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, जो गुडविल जो है ना आपके बैलेंस शीट में, वो हमेशा परचेज गुडविल होता है।
ठीक है, वो अपना कंपनी अपना गुडविल कभी बैलेंस शीट में शो नहीं करता है, हमेशा दूसरे खरीदा हुआ गुडविल होता है। जी किसी दूसरे का बिजनेस जब खरीदते हैं तो बिजनेस के साथ गुडविल भी आता है, ये वो वाला गुडविल है। इस गुडविल के लिए ऑथराइजेशन आपके पास है कि नहीं, मतलब बोर्ड का अथॉरिटी मिला था कि नहीं परचेज ऑफ गुडविल के लिए, ये चेक करिए ना, ये आपको चेक करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है। या गुडविल को अवरेज बैलेंस शीट में जो दिखाए हैं इसके लिए बोर्ड का परमिशन है आपके पास कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। यदि अपने गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं हम लोग तो मेथड ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन जो फॉलो करेंगे कंसिस्टेंट होना चाहिए। एवरी ईयर आपको सेम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड लास्ट में जो देखेंगे गैप प्रिंसिपल, मतलब गुडविल के लिए जो गैप नॉर्मली जो एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, एंड राइट ऑफ उसका हमेशा AS 26 के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। इसका मतलब दो इंटैंजिबल असेट्स था अपना, दोनों इंटैंजिबल असेट्स हम लोग पढ़े, ठीक है। और टैंजिबल असेट्स जो पढ़ेंगे तो टैंजिबल असेट्स में तो इसमें भी दो पढ़ेंगे, एक अपना प्लांट मशीनरी है, दूसरा अपना लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए प्लांट मशीनरी का यदि हमको वेरिफिकेशन करना हो, हम लोग गए प्लांट मशीनरी का वेरिफिकेशन करने के लिए, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहला उसका शेड्यूल ले लो, देख लो ना, पूछो ना कितना प्लांट मशीनरी आपके पास में, उसका लिस्ट दीजिए, उसी लिस्ट को बोलते हैं शेड्यूल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का जो लिस्ट है वो लिस्ट आप ले लीजिए। सेकेंड यदि प्लांट मशीनरी परचेज होता है, ठीक है, तो उसका ऑथराइजेशन जो परचेज किया है उसके पास उसका ऑथराइजेशन है या नहीं वो चेक कर लेना। इसका मतलब इन केस ऑफ परचेज उसका अथॉरिटी चेक करना, और एक बात इसमें ध्यान रखना, ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एंड वेरीफाई फिजिकली, ये ध्यान रखना, एंड वेरीफाई फिजिकली। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी का लिस्ट तो लेंगे, अब लिस्ट से हम लोग प्लांट मशीनरी को फिजिकली वेरीफाई करेंगे। फिजिकली वेरीफाई करने का मतलब होता है, अच्छा इसमें लिखा हुआ प्लांट 1 तो दिखाओ प्लांट 1 कौन सा है, अच्छा इसमें लिखा हुआ मशीनरी 2 दिखाओ मशीनरी 2 कौन सा है, ठीक है। इस तरह से लिस्ट से फिजिकल पोजीशन को चेक कर लेना, ठीक है। सेकेंड, यदि प्लांट मशीनरी परचेज हुआ है तो परचेज वही कर सकता है जिसके पास परचेज का ऑथराइजेशन हो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको बोला हुआ कि ठीक है आप जा खरीद के लाइए, तो सिर्फ उसी का खरीदा हुआ प्लांट मशीनरी को आप चेक कर सकते हैं, उसी को आप लिस्ट में डाल सकते हैं, दूसरा किसी को नहीं। यदि कोई इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है परचेज करते समय, ठीक है, नया इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है तो देखना पड़ेगा उसका कैपिटलाइजेशन हुआ है कि नहीं। यदि रूटीन मेंटेनेंस होता है, प्लांट मशीनरी के पीछे नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस है, PL में चार्ज हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। यदि किसी प्लांट मशीनरी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ, चार्ज क्रिएट करने का मतलब किसी प्लांट मशीनरी को गिरवी रखकर लोन लिए हैं, इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। किसी भी प्लांट मशीनरी को मतलब क्या कि हम लोग मॉर्गेज रखकर लोन लिए हैं, तो ऑडिटर उस चार्ज को, उस मॉर्गेज को पर्सनली वेरीफाई करेगा, खुद से उसको एग्जामिन करेगा। यदि कोई प्लांट मशीनरी सेल होता है तो सेल का एंट्री प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंगली उसका डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा सब का कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। मतलब इसका मतलब वेरिफिकेशन और इजी है, वैल्यू मतलब अपने लोग जो वाउचिंग पढ़े थे वाउचिंग से इजी वेरिफिकेशन है। देखिए प्लांट मशीनरी कैसे याद रखेंगे, सबसे पहला प्लांट मशीनरी का वेरिफिकेशन करते समय हम लोग को लिस्ट चाहिए अपने पास कि कौन कौन सा प्लांट मशीनरी कंपनी के पास में है, उस लिस्ट को देखकर हम सभी को फिजिकली वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड, परचेज ऑफ फिक्स एसेट यदि इस साल कोई हुआ है तो परचेज वही कर सकता है जिसके पास परचेज करने का अथॉरिटी हो। थर्ड, यदि कोई इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है तो उसका कैपिटलाइज होना जरूरी है। कोई रूटीन मेंटेनेंस होता है तो उसको PL में चार्ज कर देना, और यदि कोई एसेट गिरवी रखा हुआ है, किसी के पास मॉर्गेज रखा हुआ है, ठीक है, एसेट अपने पास ही रहेगा, प्लांट मशीनरी अपने पास रहेगा, पेपर मॉर्गेज होगा, तो ऑडिटर उसको पर्सनली एग्जामिन कर लेगा कि ठीक है कि नहीं। यदि कोई प्लांट मशीनरी सेल होता है तो उसका एंट्री प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना, एग्जामिन AS10 एग्जामिन कर लेना, ठीक है, इसको एग्जामिनेशन कर लेना, एंड चेक, और एक चीज बता दे रहे, चेक
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं, ये भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग AS 10 फॉलो करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ठीक है कि नहीं, ये प्लांट एंड मशीनरी के केस में देखेंगे। ठीक है, तो पेटेंट पढ़े, गुडविल पढ़े, प्लांट एंड मशीनरी पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जानते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? जो प्रॉपर्टी हम लीज पर लेते हैं। लीज का मतलब जैसे कोई बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट बेचता नहीं है, गवर्नमेंट हम लोग को लीज पे अलॉट करता है बिजनेस करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट हमको लीज पे एक लैंड दिया या लीज पर एक प्रीमिसेस दिया जिसका उम्र है 100 ईयर्स। इसका मतलब 100 ईयर्स तक उस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बैलेंस शीट में उसको क्या बोलकर लिखेंगे? उसको हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोल के लिखेंगे। इसके लिए मेरे पास एक लीज का डीड होगा, तो इसका वेरिफिकेशन करते समय लीज का डीड को चेक कर लेना। फिर ये देखना कि लीज का डीड रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्या चेक कर लेना? लीज का डीड रजिस्टर्ड है कि नहीं चेक कर लेना। फिर ये चेक करना कि ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसका फेलियर होने पर लीज कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कौन कौन सा टर्म एंड कंडीशन है जो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानते हैं तो आपका लीज क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। उस टर्म एंड कंडीशन को चेक कर लेना। लीज का प्रीमियम का मतलब लीज का फीस, इसका फीस लीज आपको क्या पे पेमेंट करना पड़ता है वो बताइए। लीज का उम्र कितना बचा हुआ देख लेना, एंड उसका रेन्युअल हो सकता है कि नहीं वो भी चेक कर लेना। इसका लीज होल्ड प्रॉपर्टी देखते समय फिर से बताएंगे हम आपको। सबसे पहले क्या चेक करना? उसका लीज का डीड चेक करना। लीज का डीड जो आप लीज में लिए मिला है प्रॉपर्टी, उसका डीड चेक कर लेना। डीड रजिस्टर्ड है कि नहीं चेक कर लेना। ऐसा कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, नहीं फुलफिल करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, उसको चेक कर लेना। ठीक है, जितना भी फीस है, जितना भी आपका लीज का फीस है, वो फीस का अमाउंट क्या है, कब देना वो चेक कर लेना। लीज का बचा हुआ लाइफ कितना है वो देखना है, एंड उसका रेन्युअल कब है ये देखना है। ठीक है, इसका मतलब फिक्स एसेट में भी हम लोग को 2 पढ़ना था। एक का नाम क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, एंड दूसरे का नाम क्या था हम लोग का? दूसरे का नाम था हम लोग का लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर पहले बताए थे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल को ले आना। ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब जिस रजिस्टर में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है एक एक करके। ठीक है, सारा शेड्यूल को अपने पास लेना पहले, मतलब इन्वेस्टमेंट का लिस्ट लेना। आपका कंपनी कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है उसका लिस्ट लेना, उसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा ये इन्वेस्टमेंट का जो लेजर बनेगा, लेजर बनाते समय AS 13 का फॉलो किया जाएगा, AS 13 फॉलो किया जाएगा। थर्ड, आप जो एक्विजिशन या डिस्पोजल करते हैं, ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप बेचे हैं या खरीदे हैं उसका स्टेटमेंट चाहिए। मतलब कितने का इन्वेस्टमेंट इस साल बेचा गया और कितने का इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदा गया, ये स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, यदि कोई इन्वेस्टमेंट का प्राइस मतलब बेचने और खरीदने का जो प्राइस है, यदि एक्स इंटरेस्ट हो, एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट के साथ प्राइस है, एंड कम इंटरेस्ट का मतलब एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट को छोड़ के प्राइस है, एंड कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट को लेकर प्राइस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो परचेज एंड सेल का प्राइस यदि एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट हो तो उस पर खास ध्यान रखना, क्योंकि उसमें मिस्टेक आपका होगा, बिकॉज इंटरेस्ट फैक्टर एक्स इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं रहता है, पर कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट फैक्टर इंक्लूड रहता है, उसको हटा के एंट्री लिखना पड़ता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, उसमें फेस वैल्यू रहेगा सभी का मार्केट वैल्यू रहेगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट कब खरीदे हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट कब बेचे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है कितने का है, बेचते समय प्रॉफिट या लॉस क्या है। ठीक है, ये आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो परचेज एंड सेल किए हैं, इन्वेस्टमेंट जो का परचेज एंड सेल जो हुआ है उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उस सारा डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप किए हैं उस प्राइस का रीजनेबलनेस,
उस प्राइस का रीजनेबलनेस, मतलब प्रॉपर प्राइस में ही आपको इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा, उस प्राइस का रीजनेबलनेस होना जरूरी है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में ही आप खरीद सकते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट के केस में इन सब बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उसका रजिस्टर चेक करना, मतलब इसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, कहाँ का इन्वेस्ट हुआ है, सारा लेजर्स AS13 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल का स्टेटमेंट अलग से चेक कर लेना। यदि कभी कोई प्राइस एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट है तो उस पर खास ध्यान रखना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लेके गड़बड़ी हो सकता है। और एक स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें शो करे कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, डेट ऑफ परचेज क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है इस साल का, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट का परचेज एंड सेल डॉक्यूमेंट चेक होगा, परचेज एंड सेल डॉक्यूमेंट होगा, एंड प्राइस का रीजनेबलनेस, सही प्राइस में ही आप इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है अपना वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जानते हैं इन्वेंट्रीज किसको बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब जो आपका बिजनेस एसेट है, मतलब जिस एसेट को आप बेचने के लिए अपने पास रखे हैं उसको बोलते हैं हम लोग, उसको लोग बोलते हैं इन्वेंट्रीज। मतलब जो अपना स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड में जो बच जाता है उसी को लोग बोलते हैं स्टॉक, उसी को बोलते हैं इन्वेंट्रीज। सपोज करिए कि अपना स्टॉक इन ट्रेड है 1 लाख रुपये का, स्टॉक इन ट्रेड परचेज हुआ था 1 लाख रुपये का, आउट ऑफ दैट 70,000 रुपीज़ का स्टॉक, 70,000 रुपीज़ का स्टॉक हम लोग बेच दिए, तो बचा कितना अपने पास? बचा अपने पास 30,000 रुपये का, उसी को हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्रीज। उसको क्या बोला जाएगा? इन्वेंट्रीज। मतलब बचा हुआ जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, जो आपके पास ईयर के एंड में बच जाएगा वही आपका कहलाएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है, WIP हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो सकता है, ठीक है। यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपके पास सभी होगा, ये सभी, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में सब होता है। यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो सभी होगा। यदि आपका ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न, तो उसमें सिर्फ ये होगा फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसमें सिर्फ आपके पास फिनिश गुड्स रहेगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना। इसका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक आता है तो कैसे लिखते हैं, स्टॉक रखता है कैसे, स्टॉक यूज होता है तो किस रजिस्टर में लिखा जाता है, उसके लिए जो रिकॉर्ड बनता है जिसको स्टोर्स लेजर बोलते हैं या बिन कार्ड बोलते हैं, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन कर लेना और बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेना। स्टॉक का वेरियस लेवल, स्टॉक का वेरियस लेवल हम लोग पढ़े होंगे कहीं पर, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रिऑर्डिंग लेवल, ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल, वो सभी लेवल को चेक कर लेना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टॉक वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ही है। मतलब जब स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग हो, जब स्टॉक को काउंट करने लगे तो वो आपको अटेंड भी करना पड़ेगा एंड ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। मतलब जो ऑडिटर है स्टॉक काउंटिंग के डेट में खड़ा रहेगा, मतलब वो अटेंड करेगा एंड अपने नज़र से देखिएगा स्टॉक का जो काउंटिंग होता है वो काउंटिंग को अपने नज़र से ऑब्जर्व करेगा। ये सबसे वाइटल है, ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन में, ठीक है। एंड ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, वो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीड्यूर फॉलो करेगा। हम लोग पढ़े थे ना सब्सटैंटिव एनालिटिकल, मतलब रेशियो के हेल्प से, ठीक है, ऑडिटर ये चेक कर लेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास वो प्रॉपर है कि नहीं। जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है वो रेशियो से चेक कर लेगा, पिछले साल के को से कंपेयर करके देख लेगा कि आपका प्रॉपर अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है या नहीं, ठीक है। AS2 फॉलो करेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस में लोअर फिगर है वो आपको दिखाना पड़ेगा। यदि स्टॉक किसी बाहर में है, मतलब थर्ड पार्टी के हाथ में है, स्टॉक कंपनी बोलता है कि कुछ स्टॉक थर्ड पार्टी के हाथ में है, ठीक है, स्टॉक इन द हैंड ऑफ थर्ड पार्टी है, ऐसे केस में मैनेजमेंट का कंफर्मेशन लेटर चाहिए रिगार्डिंग सच स्टॉक। मैनेजमेंट हम लोग को लिख कर देगा कि इतने अमाउंट का स्टॉक थर्ड पार्टी के हाथ में है, ये बात मैनेजमेंट हम लोग को लिख कर देगा एंड उसी अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक वैल्यूएशन केस में कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका स्टॉक मूवमेंट का फिजिकल
स्टॉक मूवमेंट के रिगार्डिंग आपके पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। जिस डेट को स्टॉक वैल्यूएशन होगा उस डेट को जो ऑडिटर है वो खुद अपने सामने खड़े होकर, ठीक है, सभी को काउंट करवाएगा और लिखेगा, ठीक है। काउंटिंग करने के बाद भी ऑडिटर उसको कंपेयर करेगा पिछले साल के फिगर से, AS2 को अप्लाई करेगा। यदि स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के पास में है, स्टॉक इन द हैंड ऑफ थर्ड पार्टी है, ठीक है, उस केस में मैनेजमेंट का लिखा हुआ चिट्ठी ऑडिटर अटैच करेगा, ठीक है। यदि लोन्स एडवांसेस गिवन, हम लोग किसी को लोन एडवांसेस दिए हैं, ठीक है, तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? सिंपल सा बात है, लोन का एग्रीमेंट देख लेना, लोन दिए हो कंफर्म कर लेना, एंड कंपनी लॉ का रूल्स जो है, जिसको लोन दिए हैं लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो रिस्ट्रिक्शन को ऑब्जर्व कर लेना, उस रिस्ट्रिक्शन को देख लेना, लेस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। कैश इन हैंड को वेरीफाई कैसे करें? काउंटिंग करके बाबा, काउंटिंग करके आपके पास जो कैश काउंट करिए ना, वेरीफाई हो जाएगा। यदि कैश इन हैंड से कम है, ठीक है, मतलब जो कैश बुक में जो लिखा हुआ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश उससे कम है तो कैश का शॉर्टेज है, एंड ज़्यादा है तो देख लीजिए कुछ फ्रॉड या कुछ एरर्स है, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। और बैंक को कैसे वेरीफाई करेंगे? तो BRS बनाकर हम लोग बैंक को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। बैंक का कैलकुलेशन हम लोग किसके हेल्प से वेरीफाई करते हैं, ठीक है, हम लोग BRS बनाकर बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको हम BRS बनाकर वेरीफाई करते हैं। इसका मतलब बैंक का यदि स्टेटमेंट या कैश एट बैंक हम लोग को चेक करना पड़े, कैश एट बैंक हम लोग को चेक करना पड़े तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना कि हम लोग क्या बना के उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको BRS बनाकर हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब फिर से एक बार हम समझाएंगे, स्टॉक का वेरिफिकेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम आपको स्टॉक का मीनिंग क्या बताएं। स्टॉक का मतलब है रॉ मटेरियल, WIP, फ्रेश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। यदि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है आपके पास तो सभी हो सकता है, ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपके पास है फ्रेश गुड्स हो सकता है, ठीक है। स्टॉक इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करते समय उसका मूवमेंट के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, चेक कर लेना। वेरियस स्टॉक लेवल है उसको देख लेना। स्टॉक का काउंटिंग करते समय उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, ऑडिटर खुद अपने सामने काउंटिंग करवाएगा, ऑडिटर खुद बोलेगा मेरे सामने हम खड़े हैं काउंटिंग करो, ठीक है। उसका ARP चेक कर लेगा, AS2 फॉलो होगा। स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के पास में है तो उसका मैनेजमेंट से लिखा हुआ लेटर अटैच करेगा। लोन एडवांसेस दिए हैं, किसी को लोन दिए हैं, कंपनी किसी को लोन देता है तो लोन जिसको दिया उसके साथ एग्रीमेंट चेक कर लेना, जिसको लोन मिला उससे कंफर्मेशन लेटर ले लेना, एंड लोन लॉ के अकॉर्डिंगली है कि नहीं देखना पड़ेगा। कैश इन हैंड को वेरीफाई करना हो तो फिजिकल काउंटिंग के हेल्प से कर सकते हैं, एंड कैश एट बैंक को वेरीफाई करना हो तो BRS बनाकर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड लायबिलिटीज के केस में ये एक ही लायबिलिटीज हम पढ़ाएंगे हम आपको, जिसका नाम है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला, जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेने का पावर को चेक करना पड़ता है। कोई कंपनी ने लोन लेता है तो कंपनी के पास लोन लेने का पावर है कि नहीं देखना पड़ता है। इसका मतलब इसके लिए कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कंपनी के पास पावर है कि नहीं बोरो करने का, ठीक है। यदि कंपनी बोरो करता है तो बोरो करते समय बोर्ड्स रेजुलेशन नंबर होना चाहिए, बिना बोर्ड्स मीटिंग का बोरिंग्स नहीं हो सकता है। कभी एक्सेस बोरिंग हो, ज़्यादा बोरिंग्स हो, तो ज़्यादा बोरिंग्स तभी हो सकता है जब शेयर होल्डर्स का परमिशन हो। शेयर होल्डर्स का परमिशन का मतलब होता है बोरिंग का लिमिट को बढ़ाना। शेयर होल्डर्स आएगा, बोरिंग का लिमिट को बढ़ाएगा, इन सच केस ओनली आप एक्स्ट्रा बोरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है वो पर्पस क्या था बताना होगा, एंड उसी पर्पस में लोन का पैसा यूज हुआ कि नहीं बताना पड़ेगा। लोन लेते समय ये आपका सिक्योर्ड लोन है, इसका मतलब कौन कौन सा एसेट को गिरवी में रखे हैं, कौन कौन सा एसेट मॉर्गेज रखे हैं वो बताना होगा आपको, एसेट का लिस्ट बना कर देना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट आप पेमेंट नहीं किए हैं तो उसका इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग फिगर क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के केस में ये टोटल 10 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये 10 पॉइंट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। और इसका क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है,
2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आपको ये लग रहा हो ना कि सर वो छोटा छोटा नोट्स लिखे हैं, नहीं, ये इनफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप जितना हम लिखे हैं बोर्ड में, यदि आप इतना भी याद करते हैं, आपका मार्क्स 80 to 90% कन्फर्म मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट बचा हुआ, हम बताएंगे, चैप्टर खत्म होगा। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन में क्या फ़र्क है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? देखिए, हम लोग तो वेरिफिकेशन ही पढ़े थे ना, कि ओनरशिप, पोजीशन, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी डिटरमाइन करना। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग, तो वेरिफिकेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन करते समय ओनरशिप देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, एग्जिस्टेंस, लायबिलिटीज है तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं देखेंगे, एसेट एंड लायबिलिटीज का ये 3 काम देखने से वेरीफाई होगा। और इस एसेट लायबिलिटीज का जो वैल्यू जब निकालेंगे तो कहलाएगा उसका वैल्यूएशन करना है। मतलब वैल्यूएशन डील्स विथ करेक्टनेस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। मतलब वेरिफिकेशन की प्रोसेस में ही वैल्यूएशन होता है, लेकिन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस यदि आप कहीं पूछे, आपसे कोई पूछे तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के समय ये बताना पड़ेगा कि एसेट का ओनरशिप, पोजीशन एंड लायबिलिटीज का एग्जिस्टेंस देखना वेरिफिकेशन होगा, एंड उसका सही वैल्यू निकालना वैल्यूएशन, उसका करेक्ट वैल्यू निकालना वैल्यूएशन कहलाएगा। ठीक है, ये वेरिफिकेशन काफ़ी वाइड स्कोप है, काफ़ी बड़ा स्कोप है, और ये नैरो स्कोप है, इससे वैल्यू बताना है आपको। वेरिफिकेशन याद रखना, जो ऑडिटर है वो वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन वैल्यूएशन मैनेजमेंट वैल्यू बताएगा। मैनेजमेंट क्या बताएगा? वैल्यू बताएगा। वेरिफिकेशन के अंदर वैल्यूएशन हमेशा इंक्लूड रहेगा, याद रखना। वेरिफिकेशन प्रोसेस बिना वैल्यूएशन का नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन करते समय वेरिफिकेशन तो नहीं होता है, लेकिन इट मेक्स, जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन ये जो है वेरिफिकेशन को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। मतलब बिना वैल्यूएशन से, बिना वैल्यूएशन किए हुए आपका क्या नहीं हो सकता है? आपका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन के अंदर ही वैल्यूएशन इंक्लूड है, ठीक है, पर वैल्यूएशन के अंदर वेरिफिकेशन तो नहीं होता है, पर वैल्यूएशन होने पर ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकता है, याद करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अगले वीडियो मिलेंगे।